वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप आरआरबी एएलपी की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव होगा इसका डिटेल से हम लोग स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। चलिए टॉपिक को हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्रेड थ्योरी का आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो विषय है मेरे भाई, ठीक है, वह ओम का नियम। तो ओम का नियम जो है जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम का नियम पूछता है किसने दिया था, तो सिंपली किसने दिया था बोलेगा तो सीधा सीधी आपको जवाब देना है जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और एक चीज याद रखिएगा, जो ओम का नियम है एक्चुअली में रैखिक परिपथ, क्या है हमारा, रैखिक परिपथ पर काम करता है। ओम का नियम एक्चुअली में क्या है, रैखिक और परिपथ पर काम करता है। ये किस पे काम करेगा मेरे भाई, रैखिक पे काम करेगा, रैखिक परिपथ पर काम करेगा और रैखिक पे काम नहीं करेगा। साथ ही साथ याद रखना, ये जो ओम का नियम है बाई डायरेक्शनल जो होता है उस पे काम करता है। किस पे काम करता है हमारा, रैखिक के साथ क्या होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, DIRCTI, बाई डायरेक्शनल पर काम करेगा। मैंने कि रैखिक के साथ साथ बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, तब जाकर के ओम का नियम काम करेगा। साथ ही साथ ये जो ओम का नियम है ओनली वर्क इन डीसी सर्किट। ये किस में काम करेगा मेरे भाई, डीसी सर्किट पे काम करेगा। मतलब एसी सर्किट पर ओम का नियम लागू नहीं होता। मतलब अगर पूछा जाए ओम का ओम्स लॉ जो है किस पे वर्क करेगा, तो सबसे पहला होना चाहिए एक डीसी सर्किट होना चाहिए, साथ ही साथ ये रैखिक होना चाहिए, ठीक है, और बाइलेटरल होना चाहिए। रैखिक के साथ क्या है, बाइलेटरल। तो सवाल है कि रैखिक के साथ बाइलेटरल और डीसी सर्किट होगा तो ओम्स लॉ काम करेगा। इस कंडीशन में क्या काम करेगा, ओम्स लॉ काम करेगा। तो अब यहाँ पे नन माने कि अरैखिक होगा, अरैखिक जिसको हम लोग नॉन लिनियर कहते हैं, अरैखिक के साथ साथ अगर यूनिलेटरल होगा, ठीक है, वन डायरेक्शनल, यूनिलेटरल होगा, और रैखिक यानी यूनिलेटरल जिसको नॉन लिनियर कहते हैं। और ये अगर डीसी सर्किट होगा, ये क्या होगा हमारा, एक डीसी सर्किट होगा, तो वैसे कंडीशन में इस पे ओम्स का लॉ काम नहीं करता है। वैसे कंडीशन में ओम्स का लॉ काम नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा लॉ काम करेगा मेरे भाई, तो चाइल्ड लैंगमूर का नियम काम करेगा। याद रखिएगा, चाइल्ड लैंगमूर का नियम काम करता है। तो अक्सर यह क्वेश्चन आपको एएलपी के एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम का नियम किस परिपथ पे काम करेगा, तो डीसी परिपथ में। ओम का नियम कैसा कंडीशन में लगेगा, तो लिनियर के साथ साथ बाई डायरेक्शनल जो डिवाइस होगा डीसी सर्किट में, तभी ओम का नियम कार्य करेगा। और रैखिक या यूनिलेटरल अगर कोई सर्किट है या अरैखिक डिवाइस है तो उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है मेरे भाई, उसमें चाइल्ड लैंगमूर का नियम लागू होता है वोल्टेज या करंट को निकालने के लिए। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था ओम के नियम के लिए। तो ओम का नियम अगर आगे निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर लॉ की अगर बात करें तो क्या कहता है, वातावरण का जो तापमान होता है, वातावरण तापमान तथा चालक प्रतिरोध को नियत रखकर, नियत मतलब कांस्टेंट रख कर, अगर चालक में विभव आरोपित किया जाता है तो चालक में प्रवाहित धारा जो होता है, चालक में प्रवाहित धारा जो होता है बोलता है, ठीक है, प्रवाहित धारा जो होगा विभवांतर के समानुपाती होगा। धारा जो है विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। साथ ही साथ ये जो धारा होगा बोलता है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब
कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उस चालक का जो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, में करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को अगर ले लिया जाए तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से तो I इज प्रोपोर्शनल टू V/R होगा। I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V/R। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा मेरे भाई, तो कांस्टेंट आएगा तो I इक्वल्स टू K इंटू V/R। ये K हमारा क्या है, कांस्टेंट है। चूंकि यहाँ पे अगर तापमान को अगर आप कांस्टेंट कर रहे हो, नियत कर रहे हो टेम्परेचर को, तो हमारा रेजिस्टेंस फिक्स हो जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा पीटीसी कंडीशन होता है कंडक्टर में, मैंने कि तापमान अगर बढ़ रहा होता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होता है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर तापमान को नियत कर दिए, वातावरण तापमान और चालक के प्रतिरोध को नियत कर, तो कहने वाला तापमान को अगर नियत कर दें तो प्रतिरोध ऑलरेडी नियत हो जाएगा, तो कांस्टेंट तो ऑलरेडी यूज हो चुका है यहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू V/R होगा, ठीक है। तो इसी को अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो V/I इक्वल्स टू R, ये R हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, R हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, इसका अगर ग्राफ अगर बनाते हैं, ग्राफ की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ का अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस में आप वोल्टेज या पोटेंशियल को ले लीजिए और वाई एक्सिस में आप करंट को ले लीजिए। तो इधर हमारा क्या होगा, एम्पियर होगा, यहाँ पे इधर करंट है हमारा, तो ये से हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट्स करेंगे, और इधर हम लोग इसको किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में मेजर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये वोल्ट में हमारा क्या होगा, इसका मेजरमेंट्स होगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो कोई ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, और ये एक नियत ग्राफ होता है। ये क्या होता है, एक हमारा नियत ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये लाइन हमारा अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है हमारा एक्चुअली में कांस्टेंट है, ये एक्चुअली में हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ओम का बहुत सारा नियम था, आपको बता चुके हैं। सबसे पहला जो नियम है ओम का, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े हैं R इक्वल्स टू ρL/A, ये पढ़े मेरे भाई। इसके बाद एक इक्वेशन पढ़े थे हम लोग, RT2 इक्वल्स टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1, ये एक पढ़े हैं मेरे भाई। एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे एक ये पढ़े हैं, अभी अभी हमने पढ़ा क्या है, I इक्वल्स टू V/R पढ़े, ठीक है। इसके बाद एक हम लोग पढ़ रहे हैं V/I इक्वल्स टू R पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं, नियत वैल्यू होता है ये हमारा, ठीक है। और एक हम लोग और पढ़ते हैं V इक्वल्स टू IR पढ़ते हैं, समझिएगा। यहाँ पे ये सारा के सारा जो इक्वेशन है आपका ओम के नियम पर आधारित है। अब इसमें से कौन ओम का नियम है, तो सबसे पहला जो ओम का नियम आया, ये सबसे पुराना नियम है, ये पुराना नियम है। ओम ने सबसे पहले ये नियम दिया, ठीक है। ये जो है ये ज्यामितीय नियम है ओम का, ज्यामितीय नियम है ओम का। ये जो है तापमान नियम है, तापमान नियम है ओम का, ठीक है। ये ग्राफीय परिभाषा है ओम का, ये ग्राफीय परिभाषा है ओम का, और ये संशोधित रूप है, ये संशोधित रूप है, ठीक है। ये हमारा क्या है, संशोधित रूप है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि बोलेगा इनमें से ओम का नियम है, ओम का नियम है, ओम का नियम है, ओम का नियम है, क्वेश्चन ये दे दिया। सबसे मजेदार क्वेश्चंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ए नंबर ऑप्शन में V इक्वल्स टू IR देगा, बी नंबर ऑप्शन में R इक्वल्स टू ρL/A देगा, ठीक है। सी में दे देगा
I इक्वल्स टू वी बाई आर देगा और D आपका देगा यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, V बाई आई इक्वल्स टू आर देता है। बड़ा ही कंफ्यूजन ऑप्शन है ये हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओम का नियम है, V इक्वल्स टू आई आर, ये भी सही है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ये भी सही है, ज्यामितीय नियम है। I इक्वल्स टू वी बाई आर ये सबसे पुराना नियम है, और V बाई आई इक्वल्स टू आर ये ग्राफीय परिभाषा है। तो ऐसे स्थिति में बच्चा पगला जाता है, साला किसको मारे आंसर, सारा का सारा चीज इसमें आंसर सही है। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसा अगर रहता है, ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति अगर रहती है तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जो सेट करता है एग्जामिनी, उसका एक ही मोटिव होता है, वो कहता है कि हमको ओम का सबसे पुराना वाला नियम बताओ क्या है, ठीक है, सबसे पुराना वाला नियम। तो सबसे पुराना नियम क्या है, I इक्वल्स टू वी बाई आर है, तो हम लोग I इक्वल्स टू वी बाई आर को टिक कर देंगे तो सही होगा मेरे भाई। इसके अलावा कोई भी आंसर अगर हम टिक करते हैं तो आपका गलत ही होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। ये था हमारा ओम का नियम से। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, हाँ, अगर जल्दी गलती से ये क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया, ओम का नियम है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कुछ ऐसे दे दिया, ओम का नियम है, ठीक है, अगर कुछ ऐसे दे दिया, ए ऑप्शन आपको दे दिया V इक्वल्स टू आई आर, बी ऑप्शन दे दिया I इक्वल्स टू वी बाई आर, सी ऑप्शन दे दिया V बाई आई इक्वल्स टू आर, और डी ऑप्शन दे दिया आपको ऑल। डी आपका क्या दे दिया, ऑल दे दिया। आप बड़ा कंफ्यूज हैं, आप इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखिए ये भी ओम का नियम है बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर ये भी सही है, I इक्वल्स टू वी बाई आर ये भी सही है, और V बाई आई इक्वल्स टू आर, तो ये आपका संशोधित रूप है, ये सबसे पुराना है, और ये आपका ग्राफीय परिभाषा है। और यहाँ ऑल ऑफ द एबव जब कहा है तो इस कंडीशन में आंसर आपका डी होगा मेरे भाई, है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर देता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओम का नियम है, ठीक है, ओम का नियम है, V इक्वल्स टू आई आर, बी देखो है R इक्वल्स टू रो एल बाई ये ज्यामितीय परिभाषा है, सी है I इक्वल्स टू वी बाई आर, और डी हमारा V बाई आई इक्वल्स टू आर। तो ऐसे स्थिति में ये बोलता है सबसे पुराना नियम क्या, सबसे पुराना नियम क्या, I इक्वल्स टू वी बाई आर, यही आपका उत्तर सही होगा, हालांकि सारा ऑप्शन सही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पुराना नियम के बारे में वो आस्किंग करता है। तो ये था मेरे भाई ओम का नियम। तो ओम का नियम यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो ओम का नियम होता है, इससे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा, जैसे कि कहेगा यहाँ पर कि ऐसे एग्जाम्पल दे सकता है, एग्जाम्पल को समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है। जैसे बोलेगा 20 वोल्ट बैटरी पर 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो कितनी धारा प्रवाह होगी, इस टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो भाई 10 ओम का प्रतिरोध है, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर, तो हमारा 20/10 यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाह होगी। आपका आंसर निकल गया है यहाँ पर, ये ओम का नियम का है, ठीक है ना। तो इस टाइप का छोटा छोटा आपका क्वेश्चंस देता है। तो यहाँ मेन क्वेश्चन जो है आपको हम बता दे रहे हैं कि ओम का नियम कार्य करता है, कहां पर कार्य करता है, तो डीसी सर्किट में कार्य करता है। कैसा सर्किट, तो रैखिक के साथ साथ बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, बाईलेटरल होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल या बाईलेटरल। अगर कोई सर्किट ओम का नियम, यदि कोई सर्किट अगर अरैखिक है, अरैखिक के साथ साथ यूनिलेटरल है और वो डीसी सर्किट है, तो ऐसे कंडीशन में जो होता है हमारा चाइल्ड लेंगमुर का नियम काम करता है, क्योंकि ये नन ओमिक रेजिस्टेंस होता है। ये क्या हमारा नन ओमिक प्रतिरोध होता है। तो जहां पर भी नन ओमिक प्रतिरोध आएगा, तो नन ओमिक प्रतिरोध में चाइल्ड लेंगमुर का नियम, नन ओमिक प्रतिरोध में क्या आएगा, चाइल्ड लेंगमुर का नियम, और ओमिक प्रतिरोध में ओम का नियम लगेगा। क्लियर है यहाँ पे मेरे भाई, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे। अब इसके बाद जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट आता है, ठीक है ना, जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट।
नहीं, जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट बाद में देखेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उससे थोड़ा सा जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट बाद में देखेंगे, थोड़ा सा पावर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगला पॉइंट है हमारा पावर का। किसका है? हमारा पावर यानी शक्ति का, ठीक है ना। तो शक्ति को समझिएगा। तो एक्चुअली में पावर की अगर बात करें तो पावर जो होता है एक्चुअली में P इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है। V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है। पावर एक्चुअली में क्या होता है? V इंटू आई इंटू कॉस फाई। लेकिन जो ओम का नियम चलता है ये डीसी सर्किट में चलता है, तो डीसी करंट में, डीसी करंट जब आएगा तो जो कॉस फाई होता है इसका वैल्यू 1 होता है। इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर 1 यानी इकाई होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिटी होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे भाई कि डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1 यूनिटी, इकाई। याद रखिएगा डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। तो भाई कॉस फाई का वैल्यू अगर 1 बैठेगा तो पावर P इक्वल्स टू क्या होगा? V इंटू आई होगा मेरे भाई पावर का, V इंटू आई। इसी को अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा P इक्वल्स टू आपका हो जाएगा V इंटू आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। ये पावर का कन्वर्सेशन है, मतलब पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई कहो, चाहे आई स्क्वायर आर को, चाहे V स्क्वायर बाई आर को। यहाँ पे V वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है, आई हमारा क्या है? करंट है। और इसका जो मात्रक होता है पावर का, मात्रक जो होता है हमारा वाट होता है। क्या होता है? वाट। पावर का मात्रक क्या होता है हमारे भाई? वाट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ जो पावर की बात अगर कर रहे हैं तो ये विद्युत पावर का बात कर रहे हैं। तो अगर विद्युत पावर की बात करें तो अगर पावर का जो बड़ा यूनिट होता है, पावर का जो बड़ा यूनिट होता है वो हमारा भाई HP होता है। क्या होता है? HP। HP को हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर, मतलब अश्व शक्ति, अश्व शक्ति कहते हैं। HP को हम लोग क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। तो भाई ये जो HP होता है ये HP कॉम्बिनेशन ऑफ BHP प्लस IHP होता है। BHP प्लस IHP का जो जोड़ होता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि HP अगर कहें तो HP हमारा क्या होगा? BHP प्लस IHP होगा, ठीक है। BHP प्लस IHP। तो ये BHP क्या है भाई? तो ये जो BHP होता है एक्चुअली में ब्रेक हॉर्स पावर होता है। BHP ब्रेक हॉर्स पावर और IHP इंजर्ड हॉर्स पावर, या इस IHP को दूसरे टर्म में FHP भी कहते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर भी कहते हैं। FHP यानी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो ये BHP और IHP है क्या? ये तो फुल फॉर्म बताया आपको हम, ठीक है। देखिए आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, अभी जाइएगा Pulsar 220 तो पट देनी पूछेगा कितना BHP का है, तो बोलेगा कि 22.5 BHP का है। तो ये BHP क्या था? देखिए एक्चुअली में इंजन है, मान लीजिए तुम्हारे पास कोई इंजन है, तो इंजन कोई पावर बनाएगा। पिस्टन जब TDC से BDC, BDC से TDC चलेगा, स्ट्रोक पूरा करेगा, तो कंप्रेसर के कारण जब इंजन खेलेगा तो इंजन के अंदर कुछ ना कुछ तो भैया मेरे पावर डेवलप होबे करेगा। जब पावर डेवलप होगा तो इंजन का पार्ट्स जो पावर डेवलप हुआ, ओवरऑल पावर जो इंजन डेवलप किया, उसको हम लोग HP कहते हैं, मतलब हॉर्स पावर कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि इंजन का जो पार्ट्स है हमारा, ठीक है, वो पार्ट्स ड्यू टू रीजन ऑफ फ्रिक्शन कुछ न कुछ पावर को ट्रांसमिट करते समय कंज्यूम कर लेगा, ठीक है ना, कुछ न कुछ कंज्यूम कर लेगा। जैसे कि कोई भी बात अगर एक लड़का से दूसरे लड़का से पार्सल कराइए, तो वो बात का सेंटेंस अगर कोई दिया तो वो सेंटेंस धीरे धीरे बदलते जाता है और उसका कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होता है। उसी तरह से इंजन जितना पावर बनाता है, जैसे ट्रांसमिट करना चालू करता है, चेन पुली हो गया, इंजन का गियर हो गया, बेयरिंग हो गया, इससे से जब ट्रांसमिट होकर के जब फ्लाई व्हील पे पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। जैसे कि पिस्टन अपना पावर बनाया तो पिस्टन का जो स्पिंडल है वो अपना बेयरिंग पे सप्लाई करेगा, वहां से एक्सेल पे जाएगा तो एक्सेल आपका गियर पे ट्रांसफर करेगा, गियर आपका चेन पे ट्रांसफर करेगा, चेन आपका फिर आउटर गियर पे ट्रांसफर करेगा, आउटर गियर आपको फ्लाई व्हील पे ट्रांसफर करेगा। तो इतना बड़ा मैकेनिज्म है। तो हर मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ पावर हमारा कंज्यूम करता है ड्यू टू रीजन ऑफ फ्रिक्शन। तो जो कंज्यूम होता है वो तो हमारा फ्लाई व्हील पे आउटपुट नहीं मिलता है। तो जो कंजम्पशन पावर होता है डेवलप के बाद, जो हमारा इंजन और गाड़ी का पार्ट्स खपत करता है, उसी को कहते हैं IHP यानी इंजर्ड हॉर्स पावर।
और जो एक्चुअली में फ्लाई व्हील यानी आपका चक्का में जो पावर पड़ता है, जो दड़ा के चक्का घूमता है, तो वो जो पावर मिलता है वो पावर आपका कहलाता है BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर, जो आउटपुट आपके चक्के पे मिलता है। तो चक्का तक आने, इंजन जो पावर बनाया और चक्का तक आने में जो पावर लॉस हुआ उसको IHP, और चक्का में जो पावर ट्रांसमिट हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं BHP। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा HP बन जाएगा। तो ये था मेरे भाई HP। तो HP जो है बहुत बड़ा यूनिट होता है, ये मैकेनिकल पावर का यूनिट होता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब 1 HP की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 HP, तो यहाँ 1 HP में दो चीज चलता है, एक हमारा 746 वाट चलता है और एक होता है 735.5 वाट चलता है। तो ये जो 746 वाट है ये आपका ब्रिटिश में है, ये किसमें, ब्रिटिश में, और ये आपका मीट्रिक में। तो मीट्रिक वाला वैल्यू क्या है हमारा, कम है, मीट्रिक वाला HP का वैल्यू क्या है हमारा, कम है। तो हमारा जो इंडिया पे जो मशीन डिजाइन होता है, सारा का सारा मशीन हमारा मीट्रिक पे चलता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हुआ तो हमको यही बनाना पड़ता है। लेकिन ITI वाले विशेष करके ध्यान दीजिए, आपका जो भी रेलवे ट्रैक्शन मोटर का जो HP मेजरमेंट है वो आपका 735.5 वाट पे मेजरमेंट है, 746 पे मेजरमेंट नहीं है। जितना भी ट्रैक्शन मोटर है, चाहे सीरीज यूनिवर्सल मीटर रहता है इंजन में, सारा मोटर का जो मेजरमेंट है मीट्रिक सिस्टम पर है, यानी 735.5 वाट पर है। तो आप सारा कैलकुलेशन लगभग इसमें कीजिएगा जब न्यूमेरिकल्स बनाने बैठिएगा। ऐसे तो 1 HP अगर कुछ नहीं लिखता है तो आप 746 मार दीजिएगा। ऐसे एग्जाम में हम अक्सर देखे हैं, ये लिखता है कि 1 HP मीट्रिक में, 1 HP ब्रिटिश में, क्वेश्चन में क्लियरेंस लिखता है। अगर नहीं लिखेगा तो 1 HP को 746 वाट मार दीजिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाते समय आप 746 गलती से भी नहीं लीजिएगा, अगर वो मीट्रिक या ब्रिटिश लिखे चाहे नहीं लिखे। न्यूमेरिकल बनाते समय इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, वो ब्रिटिश या मीट्रिक लिखे चाहे नहीं लिखे, आप जब भी अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का पेपर बना रहे हैं तो आप वैसे कंडीशन में 735.5 वाट लेकर के ही कन्वर्सेशन कीजिएगा। और एक चीज अक्सर पूछता है 1 kW, किलोवाट, 1 किलोवाट जो होता है मेरे भाई, ये जो होता है 1.34 HP होता है और एक होता है 1.36 HP। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इक्वल्स टू ये वैल्यू आता है आपका। तो ये जो 34 HP है ये आपका ब्रिटिश का है, ये ब्रिटिश है, और ये आपका क्या है, मीट्रिक है। ये हमारा क्या है, नीचे वाला मीट्रिक है, ऊपर वाला ब्रिटिश है। क्या कि देखो HP का वैल्यू हमारा इसमें छोटा था तो ऑटोमेटिक हमारा 1 kWh का वैल्यू हमारा 1 किलोवाट का वैल्यू हमारा ज्यादा आएगा। तो इस कंडीशन में भी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1.36 HP लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मशीन हमारा जितना भी डिजाइन रहता है, ITI वाले को जितना भी पढ़ना रहता है वो 735.5 वाट पे ही पढ़ना रहता है। तो ये पावर का थोड़ा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन था मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं कि DC सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको हम लिख दिए, देख लीजिए, DC सर्किट का पावर फैक्टर, ठीक है, DC करंट का। तो DC करंट का पावर फैक्टर 1 यानी इकाई यानी यूनिटी, याद रख लीजिएगा इसको, याद रहेगा ना, अरे चलो ठीक है, याद रहेगा मतलब यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये था मेरे भाई पावर से रिलेटेड। कल हम लोग लिखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिए। एक बार इसका बेसिक क्वेश्चन आपको हम रिवाइज कर देते हैं, क्या क्या देने वाला है इसमें। जो आज का क्लास में जो आपका ITI का अभी जो LP का एग्जाम आप देने जाने वाले हैं, ठीक है, उसमें से बेसिक जो क्वेश्चंस रहेगा धड़ल्ले से एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है ओम का नियम कार्य कहाँ करता है। तो ओम का नियम कहाँ कहाँ कार्य करेगा, रैखिक होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल, बाईलेटरल और साथ ही साथ DC सर्किट होना चाहिए, तभी ओम का नियम कार्य करेगा। दूसरा, अगर कोई सर्किट अरैखिक है, यूनिलेटरल है, चाहे यूनिडायरेक्शनल है या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा नियम लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में चाइल्ड लेंगमुर का नियम लगेगा, ठीक है, नॉन ओमिक है, अरैखिक है, यूनिलेटरल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या लगेगा, चाइल्ड लेंगमुर का नियम लगेगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ओम का नियम है, अगर चारों ऑप्शन सही दे देगा तो सबसे पुराना वाला नियम, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा, I = V/R। ओम का नियम है, अगर क्वेश्चन में यहाँ दे दिया सारा सही दे दिया तो आपको सारा कॉन्सेप्ट निकाल रहा है तो आपका ऑल ऑफ दी एबव मार दीजिएगा। एक क्वेश्चन और अक्सर पूछता है कि DC सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। तो DC सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई यानी यूनिटी होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा जो बिजली बिल का जो खपत होता है ना, ये
जो आपका मान लीजिए घर का बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो वो पावर फैक्टर के कारण होता है। जितना कम पावर फैक्टर होगा मीटर का रीडिंग उतना ज्यादा भागेगा, और जितना 1 के करीब आएगा, 1 के करीब जितना आएगा उतना ही कम रीडिंग आपको मिलने वाला है। मैंने कि जो होता है ना एनर्जी मीटर का रीडिंग कम जाएगा, मतलब अगर बिजली बिल कम आना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपका जो मीटर से जो आउटपुट आपका घर में आ रहा है ट्रांसमिशन, उसका पावर फैक्टर 1 के करीब होना चाहिए। अगर 1 के करीब होगा तो बहुत ही निग्लिजिबल बिल आने वाला है, मीटर बहुत धीरे धीरे चलेगा। अगर ये पावर फैक्टर अगर 0.2 हो गया, 0.1 हो गया तो जानते धड़धड़ा करके मीटर वह भागेगा साला एकदम, ठीक है, लगेगा ही नहीं कि साला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब कि जितना 1 के करीब वैल्यू होगा पीएफ का, क्योंकि पीएफ का वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच होता है। पावर फैक्टर का सबसे बड़ा बात है इसका वैल्यू जो होता है 0 to 1 के बीच होता है, याद रखिएगा। अगर 0 पावर फैक्टर हो गया तो मशीनें काम नहीं करेगा, याद रख लीजिएगा कि वो ओवरलोड हो जाएगा, फिर सर्किट जल भी सकता है। तो कहने का मतलब ऐसे जो बेस्ट वर्किंग पीएफ होता है, बेस्ट वर्किंग जो होता है वो अभी तक जो आउटपुट मिलता है 0.8 पीएफ मिलता है, लेकिन डीसी सर्किट में कितना मिलता है 1, एसी के लिए 0.8 मिलता है। तो डीसी का तो 1 होता है मेरा भाई, ठीक है। तो एसी के लिए बेस्ट वर्किंग 0.8 ये पूछता है। साथ ही साथ पूछता है 1 HP इक्वल्स टू कितना वाट होता है। तो अगर सिंपल अगर 1 HP इक्वल्स टू कितना वाट होता है तो बोल देना, सीधा सीधी आपको टिक कर देना 746 वाट। अगर बोलेगा 1 HP ब्रिटिश में कितना होता है तो फिर से 746 वाट। 1 HP मीट्रिक में कितना होता है, ठीक है, तो हमारा 735.5 वाट, देखिए यहाँ पे लिख दिए 735.5 वाट मीट्रिक में। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है 1 किलोवाट बराबर कितना एचपी होता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना एचपी, तो इसमें कुछ नहीं करा है मीट्रिक ब्रिटिश, तो इसमें ब्रिटिश वैल्यू बताना है 1.34 एचपी। अगर आपसे बोलता है 1 किलोवाट ब्रिटिश में कितना होता है तो 1.34 एचपी। अगर बोलता है आपको 1 किलोवाट मीट्रिक में कितना होता है तो 1.36 एचपी होता है। तो ये आपका यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन था मेरे भाई, इतना ही क्वेश्चन आपको आज के सेक्शन से पूछा जाने वाला है। जय हिंद, जय संविधान।